मेरठ के पास एक जगह लगती है दोराला और उससे कुछ ही आगे चलें तो उसके पास लगता है सकौती। दरअसल दोराला और सकौती के बीच में एक सड़क हादसा होता है। उस हादसे की आवाज़ सुनने के बाद जब लोग मौके पर आकर देखते हैं तो एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और जैसे ही इन दोनों को उठाने के बाद हॉस्पिटल लेके जा ही रहे थे तभी एक बच्चे के रोने की और चीखने की आवाज़ आ रही थी झाड़ियों की तरफ से। और जैसे ही लोगों ने उस बच्चे को देखा तो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि इसी दंपति का था। लेकिन जो बच्चा है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसको तो लाकर रख दिया है और इसका हादसा हो चुका है। तुरंत ही उन तीनों को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जैसे लेके जाते हैं तो महिला को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि इनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी और जो पुरुष होता है उसकी भी हालत ठीक नहीं होती। तभी वो व्यक्ति जिसका नाम होता है शाहिद सैफ़ी डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब बस मेरी एक बार अंतिम एक मुलाकात करा दीजिए। वो कहते हैं किससे मिलना चाहोगे? वो कहता है कि कबाड़ी बाज़ार के कोठा नंबर 44 पर एक कांता नाम की वेश्या रहती है, मुझे उससे मिलना है और मेरा उससे मिलना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर जैसे ये बात सुनता है डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य होता है, सोचने पर मजबूर होते हैं। तभी सूचना दी जाती है उसी कोठे पर। उस कोठे से कांता आ भी जाती है और आने के बाद जब शाहिद सैफ़ी से बातचीत कर रही थी तो शाहिद सैफ़ी कहता है कि शायद मैं बच ना पाऊँ और मेरे बच्चे की परवरिश कैसे होगी ये एक बड़ा सवाल है। अगर हो सके तो तुम मेरे बच्चे की परवरिश करना, उसको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। जैसे ये बात कांता सुन रही थी, कांता कहती है कि कोठे पर तमाम तरह के लोग आते हैं, वहाँ पर एक गलत धंधा होता है। तुम कैसी बात कर रहे हो शाहिद? ये जिम्मेदारी तुम किसी और को क्यों नहीं देते हो? जब शाहिद ने कहा कि इस जिम्मेदारी को तुम्हें ही संभालना है, यदि तुम संभाल पाओगे तो ठीक है, नहीं तो शायद मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आखिरकार कांता मान जाती है और उस बच्चे को साथ लेकर चली जाती है। कुछ ही घंटों बाद सूचना मिलती है कि शाहिद भी अब इस दुनिया में नहीं रहा है। ये महिला उस बच्चे को पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से पालती है, पोसती है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके साथ जो होता है उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको न केवल उस वेश्या पर प्यार आएगा बल्कि उस बच्चे का नाम सुनने के बाद आपका खून भी खोल जाएगा कि इस दुनिया में कैसी कैसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ, और मेरठ ज़िले का ही एक इलाका है कबाड़ी बाज़ार। कबाड़ी बाज़ार में एक दौर था जब यहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा बड़े चरम पर था। और यहाँ पर एक सूचना मिलती है, कोठा नंबर 44 में एक लड़की को गैर कानूनी तरीके से लाया गया है। और जैसे ये सूचना मिली थी तो एक एनजीओ जिसकी संस्थापक होती हैं अतुल शर्मा, संकल्प संस्था की, तो वो सीधा अपनी पुलिस को लेकर उस कोठे पर रेड डालते हैं। और रेड डालने के बाद एक एक जगह को, कोने कोने को बारीकी से खंगाला जाता है, देखा जाता है कि क्या सचमुच वो लड़की यहाँ पर है या नहीं है। हालांकि वो लड़की तो यहाँ पर नहीं मिलती, पुलिस यहाँ से चली जाती है और कोठा नंबर 44 पर संकल्प संस्था की जो मालकिन होती हैं जिसका नाम होता है अतुल शर्मा, वो अपनी आंखों से एक बच्चे को देखती हैं। उस बच्चे को देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल एक व्यक्ति को उस कोठे में ऊपर आते हुए वो बच्चा कहता है, जिसकी उम्र लगभग 4-4.5 साल के आसपास रही होगी, वो कहता है कि पूजा देखो तुम्हारा ग्राहक आ गया है। और गाली देते हुए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहा था, ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो कोठे पे काम करने वाली वो लड़कियां करती हैं। उन लड़कियों के बीच में रहने के बाद वो बच्चा भी बिल्कुल वैसी ही बात सीख रहा था। तभी अतुल शर्मा कहती हैं कि ये बच्चा किसका है और ये कैसी बातें कर रहा है। तभी एक लड़की कहती है कि ये तो मालकिन का बेटा है। मालकिन के बेटे की बात सुनने के बाद वो सीधा कांता के पास जाती हैं। कांता, ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तभी वो कहानी सुनाती हैं, कहती हैं कि तुम तो जानती ही हो दीदी कि इस कोठे की मालकिन उसकी नानी हुआ करती थी, नानी के बाद उसकी माँ इसकी कोठे की मालकिन बनी और माँ के बाद मेरा नंबर है। दरअसल यहाँ पर महिलाओं को जो बच्चे पैदा होते हैं वो उस कोठे की मालकिन होती है। एक दौर था जब इस कांता की खूबसूरती के चर्चे हर किसी की ज़ुबान पर हुआ करते थे। ग्राहक जो भी आता था कांता की ही डिमांड किया करता था। यदि कांता उससे नहीं मिलती थी तो ग्राहक कई बार वापस लौटकर चला जाया करता था। और उन्हीं ग्राहकों में से एक ग्राहक था शाहिद सैफ़ी का जब मन करता था वो उस कोठे पर आता था। उसे इस कांता नाम की महिला से, उस वेश्या से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। उसके साथ वो बहुत सारा वक्त बिताया करता था। जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था, हालांकि शाहिद ने कांता से शादी नहीं की, लेकिन उसे अपनी बीवी की तरह ही मानता था। और वक्त के साथ साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शाहिद को 2 बेटियां भी होती हैं और कुछ दिन के बाद एक बेटा भी पैदा हो जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि साल 2000 में दोराला सकौती के बीच में एक सड़क हादसा होता है। सड़क हादसे में वो अपनी पत्नी को भी गंवा देता है और उसकी
खुद की भी जान चली जाती है। इसके बाद जो वहाँ पर बच्चा होता है, अपने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी वो कांता को दे जाता है, और कांता उसको अपने पास ही रख रही थी, उसी माहौल में जिस माहौल में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा था, जहाँ पर ग्राहक आते थे और एक दूसरे के साथ वो शारीरिक, महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। और वो बच्चा कभी किसी महिला के पास होता था, वहाँ महिला और पुरुष दोनों एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में भी होते थे, तो बच्चा उनके बीच में रहता था, साथ रहता था, वो अपनी आंखों से वो सब कुछ देखता था। लेकिन अतुल शर्मा ने जब पूरी कहानी सुनी, उन्होंने कहा कि यदि शाहिद ने तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी का तुम अच्छे से पालन क्यों नहीं करती हो। वो कहती है कि दीदी, मैं तो यहाँ की दुनिया के बारे में कुछ ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तभी अतुल शर्मा उसको रास्ता दिखाती हैं, कहती हैं कि इसका अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ, एडमिशन कराने में कोई दिक्कत आती है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तभी कांता उसका इस शहर के जाने पहचाने स्कूल में एडमिशन कराते हैं, और एडमिशन कराने के बाद वो बच्चा यहाँ से इस कोठे से जाता था स्कूल पढ़ने के लिए, और वहाँ से आता था। डेली का ये नियम था, जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो उस बच्चे का रहने का इंतज़ाम किसी दूसरी जगह किया जाता है, और वो उस नामी गिरामी स्कूल से 12th पास करता है। 12th पास करने के बाद इस बीच में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे कोठों की रौनक लगातार कम होती चली जाती है, ग्राहक भी कम हो रहे थे, और इस महिला की उम्र भी लगातार बढ़ती चली जाती है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके पास खुद के ग्राहक कम आते थे, उसके पास जो लड़कियां होती थीं, कुल मिलाकर जो कोठा था उसका ज़्यादा सही नहीं चल रहा था। और जब 12th वो लड़का पास कर लेता है, तब अपनी माँ से यानी कि कांता से कहता है, उसकी माँ ने उसका नाम रखा था आबिद। आबिद सैफ़ी जब 12th पास करता है तो अपनी माँ कांता से कहता है कि माँ, मुझे बीटेक करना है, और बीटेक करने के लिए मुझे देहरादून जाना है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, बीटेक तो मैं तुम्हें करा दूँ, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। वो कहता है कि कहीं से भी कुछ भी इंतज़ाम करो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। तभी वो अपने रखे हुए जेवरात बेच देती है अपने उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। उसका एडमिशन बीटेक में देहरादून कराया जाता है। अच्छी नामी गिरामी स्कूल से वो बीटेक करता है, पढ़ने में होशियार होता है, अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, देखने में बहुत सुंदर होता है। वो लगातार 4 साल तक देहरादून में पढ़ाई करने के बाद जब वापस आता है तो उसको बहुत अच्छी एक नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे बिज़नेस करना है, मुझे व्यापार करना है। माँ कहती है, बेटा, अगर तुझे बिजनेस या व्यापार ही करना था तो तुझे ये सब पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। इतने सारे पैसे जो तेरी पढ़ाई में खर्च हुए, उसी से हम तेरा व्यापार करवा देते। लेकिन वो कहता है कि माँ, मुझे हर हाल में व्यापार ही करना है। तब उसकी माँ उसके लिए सोचती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। हालांकि इस बीच में उसकी माँ यानी कि कांता को रोकने की काफ़ी कोशिश की गई। तभी कांता ने फैसला लिया कि जो उसके पास अपना एक मकान है, जो उसका पुश्तैनी मकान था, उस पुश्तैनी के मकान की कीमत लगती है लगभग 80 लाख रुपए के आसपास। 80 लाख में वो मकान बेच देती है और अपने बेटे के लिए आबू लेन, जो शहर की जानी मानी जगह है, वहाँ पर एक बड़ा शोरूम दिलवाया जाता है, उस ज़मीन को ख़रीदवाया जाता है। ज़मीन खरीदवाने के बाद वहाँ पर उसके मनपसंद की एक दुकान खुलवाई जाती है। आज भी वो शोरूम एक फल फूल रहा है, बड़ा है, हर कोई जानता है कि वो शोरूम किसका है, किसने इसका शोरूम को खुलवाया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे कांता की उम्र भी बढ़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि कांता अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी पाल रखी है। उसको यौन रोग संबंधी कई तरह की बीमारियां हैं, जिसमें एक एड्स भी बताया जाता है। उसको सांस की भी बीमारी है, सांस उसका एकदम से फूल जाता है। लेकिन अब कांता के पास उसकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है। जो जिस लड़के को, जिस बच्चे को उसने अपने बेटे की तरह, अपने पुत्र की तरह पाला पोसा, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी अच्छे से परवरिश की, उसके हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखा, हर सपने को उसको पूरा किया, हर उसका बिजनेस व्यापार भी उसका शुरू कराया, जहाँ से वो अच्छी खासे पैसे भी कमाता है। लेकिन उस बेटे ने अपनी ही माँ का ध्यान रखना बंद कर दिया, और आज माँ अपनी ज़िंदगी और मौत की सांसें गिन रही है, क्योंकि उसे एड्स जैसी गंभीर बीमारी है, और भी कई तरह की बीमारी हैं। उसका शरीर भी बहुत ज़्यादा मोटा है, इसलिए वो चलने फिरने में भी उसको दिक्कत आती है। इसी बीच में अभी हाल ही में संकल्प संस्था की जो मालकिन होती हैं, जिन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई है, जिनका नाम अतुल शर्मा होता है, अतुल शर्मा उनके पास जाती हैं, जाके कहती हैं कि आबिद सैफ़ी क्या तुम्हारे साथ नहीं रहता है, क्या तुम्हारी मदद नहीं करता है। वो कहता है, दीदी, कि मेरी वो बिल्कुल मदद नहीं करता, वो मेरे पास नहीं आता, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाता, और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये खबर मैं आपको सुना रहा हूँ सितंबर 2023 में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अतुल शर्मा को। अतुल शर्मा उसके शोरूम पे जाती हैं, उसको डांटती हैं, फटकारती हैं, कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे पिता को किया हुए वादा आज तक वो निभा रही हैं। लेकिन उस लड़के का ध्यान अब अपनी माँ की तरफ नहीं, बल्कि अपने परिवार की तरफ, उस ख़ानदान की तरफ है, जिस ख़ानदान ने उस लड़के को कभी देखा नहीं, जिस लड़के के बारे में कभी अच्छा सोचा नहीं। आज वो लड़का अपने परिवार के उन लोगों के इर्द गिर्द रहता है, जबकि कांता अपने एक एक सांस बड़ी मुश्किलों से निकाल रही है, जी रही है। दोस्तों,
वाकई शाहिद ने जो इससे वादा कराया था कांता से, कांता ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन जो जिम्मेदारी एक आबिद सैफ़ी की बनती थी अपनी माँ के प्रति, जिस माँ ने उसे पाला पोसा, वो शायद अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभा रहा है। मैं अपनी कहानी के माध्यम से उस आबिद सैफ़ी यानी कि शाहिद के बेटे को ये संदेश देना चाहूँगा, अगर इंसानियत का एक भी अंक तुम्हारे अंदर बाकी है तो तुम्हें उस माँ को अपने साथ रखना चाहिए, उस माँ की हर तरह से सेवा करनी चाहिए, उस माँ के एक एक सांसों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि अंतिम समय में कम से कम एक संदेश जा सके लोगों को कि जब बुरे वक्त में वो तुम्हारे साथ थी तो आज तुम्हें उसके बुरे वक्त में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, ताकि लोगों को भी एक संदेश जा सके कि अच्छे काम करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। हालांकि वो जिस जगह पर रही थी उसमें उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसी कोठे पर उसकी नानी पैदा हुई, उसी कोठे पर उसकी माँ पैदा हुई और उसी कोठे पर कांता पैदा होती है। कांता के बाद और भी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो बच्चे भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।